हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 7th का जो हमारी थीम 4 है, दैट इज़ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। यानी कि जो इस्लाम का उदय हुआ, जो इस्लाम आया, ठीक है, उसके बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। हम इस्लामिक लैंड्स के सेंट्रल पोजीशन से लेके, यानी कि पूरा किस तरह से इस्लाम धर्म इमर्ज हुआ होता है, किस तरह से एक्सपांड होता है, ठीक है, किस तरह से अलग अलग एरियाज में जाता है, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, लाइक नॉट ओनली इन कंटेंट, लाइक कंटेंट तो ज़्यादा है ही, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा है, बट हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम इस चैप्टर को काफ़ी सारे पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम बेसिकली इंट्रो पढ़ने वाले हैं कि इस्लाम जो है आज के टाइम पे कैसा है और वो पहले कैसा था। ठीक है, हमें ये सब कैसे कैसे पता चलता है, बेसिकली हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। हम इसके हर पार्ट या फिर जो आप कह सकते हो हर टॉपिक के लिए कंसिडर्ड एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो किन्हीं दो टॉपिक्स का कंबाइन करके एक वीडियो, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, एक साथ चीज़ें मिसअप ना हो। ठीक है, चीज़ें सिंपल तो नहीं है, मतलब लाइक इंटरेस्टिंग बहुत है कि किस तरह से ये इमर्ज हुआ। पहले बिल्कुल भी इस्लाम का नाम नहीं था, फिर इस्लाम इतना ज़्यादा राइज हो गया, उसके बाद अलग अलग लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ठीक है, किस तरह से सारी चीज़ें हुई, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, इसमें खलीफा आएंगे। ठीक है, अलग अलग जो आपने गांधीयन मूवमेंट में भी एक खिलाफत का आंदोलन पढ़ा होगा, खिलाफत मूवमेंट, तो उनमें वहाँ जो खलीफा वर्ड यूज़ हुआ है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री हम जानने वाले हैं कि भाई वो कैसे हुआ। ठीक है, आज के टाइम पे जितना भी हमारा सेंट्रल एशिया वाला इलाका है, जो एशिया के सेंटर में है, ठीक है, उन वाले एरियाज में किस तरह से पूरा इस्लाम धर्म फैला, हम ये पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डीपली, बट पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जब आप देखते हो 21st सेंचुरी में, यानी कि इस टाइम पे, हमारे टाइम पे 21वीं शताब्दी में लगभग 1 बिलियन के करीब मुस्लिम्स हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में हैं, अलग अलग देशों में हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यानी कि उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं। क्योंकि इनके कल्चर्स डिफरेंट है, कहीं ना कहीं उनका जो ओरिजिन होगा या फिर वो जहाँ से आए हैं, उनका जो प्रोसेस है मुस्लिम बनने का, वो भी वेरी करता होगा, तभी वो इतने वैलिड हुए। ठीक है, इतने विभिन्नता हमारे अंदर कब आती है, जब हमारे पूर्वजों में विभिन्नता हो। लेकिन स्टिल हम सब क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, दैट इज मुस्लिम। तो यानी कि ये जो मुस्लिम नाम उन्हें टैग जो मिला, कहीं ना कहीं ये जो कॉमन टैग मिला, इसका मतलब कोई एक कॉमन हिस्ट्री भी रही होगी। तो अगर हम इनकी कॉमन हिस्ट्री की बात करें, यूनिफाइड पास्ट की बात करें, तो वो 1400 ईयर्स अगो शुरू होता है अरेबियन पेनिनसुला में। पेनिनसुला आपको पता है प्रायद्वीप को कहते हैं, जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, और आपने इस तरह से एक अरेबियन पेनिनसुला देखा है वर्ल्ड मैप में, अभी हम देखने भी वाले हैं। ठीक है, वहाँ से इमर्ज होता है ये स्टार्टिंग में, फिर ये एक्सपेंड होता है सारे चार मतलब अलग अलग एरियाज में, इजिप्ट से लेके अफगानिस्तान तक। और उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान तो हमारे इंडिया का पार्ट था, कैसे ये इस्लाम हमारे इंडिया में आता है। तो ये बेसिकली इमर्जेंस जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी इजिप्ट से लेके, हम अभी मैप में देखने वाले हैं अफगानिस्तान तक। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये है हमारा वो वाला पेनिनसुला जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे स्टार्टिंग में इमर्ज हुआ। मक्का मदीना आप सभी को पता है कितना फेमस इनका इलाका है, हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे के पार्ट्स में। तो कैसे यहाँ से ये इजिप्ट वाले जगह से अरेबिया होते हुए इन सारे इलाकों में, इराक, ईरान, पैलेस्टीन, सीरिया, अर्मेनिया, इन सब में, लीबिया में, और ये यहाँ गजनी यानी कि अफगानिस्तान के इलाकों तक फैला, ये पूरा हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये इमर्ज कब हुआ था, ये इमर्ज हुआ था 600 से 1200 वाले जो ईयर्स हैं, हमारे जो क्रिस्ट एरा है, यानी कि क्रिस्ट हमारे ईसाई धर्म का जो स्टार्टिंग होती है उसके ईयर के हिसाब से देखें तो 600 से 1200 के लगभग की शताब्दी में इसका इमर्जेंस हुआ था। और उस टाइम पे इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल और रिलीजियस चीज़ें थी, यानी कि ये मल्टीपल चीज़ें शो करता था, मल्टीपल पॉलिटिकल और कल्चरल पैटर्न शो करता था, सिर्फ एक प्योर रिलीजन नहीं था। ठीक है, और इस चैप्टर में भी जब हम इस्लाम के इमर्जेंस की बात करेंगे तो ये एक प्योर रिलीजन के रूप में नहीं उभरेगा। आप देखोगे कि किस तरह इसमें पॉलिटिकली सोसाइटी में चेंज होंगे, हिस्टोरिकल चेंज आएंगे, किस तरह से सत्ता बदलेंगी, सत्ता की वजह से सारी चीज़ें बदलेंगी, किस तरह से इनके हेड बदलेंगे। ठीक है, उनसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो आपको समझाना चाह रहा है कि इस इलाके में जितनी भी चीज़ें हुई या फिर जो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे होती थी, वो केवल और केवल धर्म से रिलेटेड नहीं थी। यानी कि ये रीज़न नहीं था कि क्योंकि वो मुस्लिम हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसे हुआ था, जिस इलाके में मुस्लिम धर्म प्रिवेलेंट हुआ, वहाँ पे जो काम होते थे वो धर्म से जुड़ने लगे। लाइक रिलीजन वॉज नॉट द कोर,
कोर रीज़न क्या था किसी भी काम होने का, वो रिलीजन नहीं था, बल्कि उस जगह की वो सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी और बाद में वो चीज़ धर्म से जुड़ गई। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं कि हम लोग पहले क्या कहते थे कि जो सिंधु नदी है उसके ईस्ट वाले जो लोग हैं वो सब हिंदू कहलाने लगे और हमारा देश हिंदुस्तान बन गया। तो हम एरिया से एसोसिएटेड थे, फिर हमारा कल्चर जो बना उससे धर्म प्रेवेलेंट होता चला गया। ऐसे यहाँ पे अगर हम मुस्लिम रीजन की बात करें तो जितने भी वो काम कर रहे थे वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी मुस्लिम थे। जिस एरिया में वो बिलीव थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, उस एरिया के लोगों ने, उस सोसाइटी ने जो जो चीज़ें एक्सेप्ट करी, तो बाद में वो चीज़ मुस्लिम धर्म से एसोसिएट होने लगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। और इस इलाके में देखा जाए तो जो नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, वो भी इंटीग्रल पार्ट थे, यानी कि वो भी ऐसे पार्ट थे जिन्हें आप तो छोड़ नहीं सकते। जैसे, लेकिन इंटीग्रल पार्ट तो थे बट स्टिल इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, लाइक उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, इंपॉर्टेंट थे बट इतने भी नहीं थे। ठीक है, तो जैसे एक अगर हम क्रिश्चियन सोसाइटी की बात करें तो उनमें जो जूइस, जो यहूदी लोग होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी हिस्ट्री में क्रिश्चियंस की, बट इतने भी उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। सेम इनका जो नॉन मुस्लिम्स है यहाँ पे, उनकी बात है। अब हमें हिस्ट्रीज़ का इस सब का पता कैसे चलता है, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है। जब हम इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ये इमर्ज हुआ 600 से 1200 साल पहले, हमने देख लिया। ये अब डिपेंडेंट किस पे, हमें कैसे पता चला इस्लामिक लैंड के बारे में? जो क्रॉनिकल्स, या इनकी उर्दू में बोले जो तवारीख लिखी गई हैं। तवारीख क्या होता था? अगर डेट वाइज मैं हिस्ट्री लिखने लग जाऊँ, क्रॉनिकोलॉजी लिखने जाऊँ, क्रोनोलॉजी जो आपने डायलॉग सुना होगा, काफ़ी फेमस हुआ था पॉलिटिक्स में कि क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, तो जो क्रॉनिकलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेट वाइज कि किस टाइम में कौन सा इवेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखते हैं। तो ऐसी काफ़ी हिस्ट्री लिखी गई जिससे हमें हिस्टोरियंस को ये सब पता चलता है इस्लाम धर्म के बारे में। इसके अलावा सेमी हिस्टोरियल वर्क्स हुए। सेमी हिस्टोरियल वर्क लाइक कुछ लोगों ने अपनी बायोग्राफीज़ लिखी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, किसी और की बायोग्राफीज़ लिखी गई। इसके अलावा जितने भी रिकॉर्डिंग थे जो मोहम्मद ने काम किए उस टाइम के, और जो भी मोहम्मद ने शिक्षाएं दी, ठीक है, जो मतलब पहले मोहम्मद निकले थे, इनके प्रॉफिट निकले थे, उनके जो शिक्षाएं थी उन्हें हदीस कहा जाता है उर्दू में। ठीक है, उनसे हमें हिस्ट्री का उनका पता चलता है। इसके अलावा कुरान में जो कमेंट्रीज है, इनकी जो कुरान लिखी गई है उसमें जो उद्देश्य है, कुछ आदेश है, उनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से सोसाइटी इमर्ज करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारा लार्ज कलेक्शन है आई विटनेस का, यानी कि जिन लोगों ने आंखों देखी है, जिन्होंने देखा है उस काम को होते हुए, उन्होंने वो चीज़ लिखी है। ठीक है, और बाद में एक तरह से उन्होंने टाइम मिलने पर ओरली या फिर पेपर पे हमें ये सारी हिस्ट्रीज मिलती हैं और जो कि उन्होंने टाइम टू टाइम लिखी हैं। इसके अलावा जो ऑथेंटिसिटी है कि जो लिखा गया है वो सच भी है, ये जो खबर है इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती थी वहाँ पे। उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल मेथड थे, यानी कि कुछ मेथड्स यूज़ करे जाते थे जिससे कि ये पता लगाया जा सके तो ये सच कि किसने वो लिखी है, क्या उसने किस बेसिस पे लिखी है, किस आधार पे लिखी है। और उन्होंने कोशिश तो करी कि वो उसे थोड़ा मतलब इवेल्युएट कर सके, उसे क्रिटिकली एनालिसिस कर सके। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ को बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं करा जा सकता। ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल ही फुल प्रूफ नहीं होती है। तो स्टिल जो मिडिवल मुस्लिम लोग हैं उन्होंने केयरफुली काम किए, लेकिन वो फिर भी फुल प्रूफ हम उन्हें नहीं कह सकते। अगर हम इसके बाद बात करें, जो भी वो इन्फॉर्मेशन देते थे मुस्लिम लोग, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि किस तरह से जो नॉन मुस्लिम्स है ना वो उसे कैसे समझेंगे। अब देखो, जब मुस्लिम धर्म इमर्ज हो रहा था, आपने अभी चैप्टर जो आपका थीम 3 था उसमें आपने रोमन एम्पायर पढ़ा, उसमें आपने लास्ट में एक लाइन देखी थी क्रिश्चियन धर्म वहाँ पे प्रिवेलेंट होने जा रहा था। तो जो नॉन मुस्लिम थे, यानी कि उस टाइम के क्रिश्चियन धर्म वाले थे, तो जो मुस्लिम लोग थे उनके बारे में भी सोचते थे। लाइक मुस्लिम अगर कुछ लिखेगा तो नॉन मुस्लिम भी उस टाइम पढ़ने वाले थे, तो वो ये सोच के लिखते थे कि ये लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को वो क्रूशियली ध्यान दे के फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन देते थे और अंडरस्टैंडिंग करते थे उन चीज़ों की, और लिखते थे दूसरे दुनिया के दूसरे पार्ट को दिखाने के लिए। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़ होते थे, कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे, अगर कोई मुद्दा हो गया कुछ भी जिसमें कि कोई ऐसी कि अच्छाई बुराई दोनों है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जा सकती है, तो ये लोग क्या करते थे, बीच का पाथ अपनाते थे, जो कि इन्होंने बहुत सही काम करा। ये क्या करते थे, उसके वाइसेस एंड वर्च्यूज़ दोनों बताते थे, अच्छाई बुराई दोनों बताई। ठीक है, और उसके बाद जिसे जो मानना है माने, जिसे जैसे इंटरप्रेट करना है करे, जो जिसके लिए अच्छा है वो खुद करे। ठीक है, उन्होंने इस तरह से उसे इंटरप्रिटेशन किस पे छोड़ दी, उनके रीडर पे, कि रीडर जज करेंगे उसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखावट मिलती है जो कि उनके खुद के टाइम की, इनके जब इमर्ज हो रहा था हिस्ट्री, तब हमें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, जब ये खुद सारे काम कर रहे थे, एक्टिव थे ये सारी चीज़ें, तो जितने भी क्रॉनिकलर्स हैं अगर वो उसी टाइम
का लिखेंगे तो बहुत अच्छे से लिखेंगे ना। तो जो हम उसी टाइम का उसी मतलब मान लो हम 2020 की बात करें, ठीक है, अगर इस टाइम कोई 2020 के ही बारे में लिखता है तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ें लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसे फ्यूचर का नहीं पता है, जो आज हो रहा है वो वही लिखेगा। तो वही चीज़ें सिस्टमेटिक हमें ज़्यादा मिली हैं जो उसी टाइम पे और उसी टाइम लिखी गई थी, और बाद की चीज़ें थोड़ी अनसिस्टमेटिक या फिर इतनी डीपली नहीं मिली हैं, ठीक है। ज़्यादातर हिस्टोरिकल वर्क अरेबिक भाषा में हुआ है। अरेबिक भाषा उनकी एक बहुत ही प्रिंसिपल लैंग्वेज मानी जाती थी, और उसमें भी बेस्ट काम तबरी की तारीख यानी कि तारीख ऑफ तबरी है, जो कि वन वर्ड में भी आपका आया हुआ है कई बार। तो तबरी की तारीख सबसे ज़्यादा पॉपुलर काम माना जाता है, जो कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुआ है 38 वॉल्यूम्स में, यानी कि 38 पार्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा जो पर्शियन क्रॉनिकलर्स यानी कि जो ईरान वाली साइड के थे, आपने देखा था ना कि रोमन और ईरान में क्या था, लड़ाइयाँ चलती रहती थी पिछले मतलब लास्ट चैप्टर में आपने देखा था। तो ऐसे जो ईरान के क्रॉनिकलर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी लिखा है, लेकिन वो क्या है, उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ ईरान के साथ कैसा ट्रीटमेंट था, सेंट्रल एशिया के साथ कैसा ट्रीटमेंट था, उसके बारे में स्पेसिफिकली लिखा है। अगर आप क्रिश्चियन क्रॉनिकलर्स की बात करो यानी कि जो रोमन एम्पायर के क्रॉनिकलर्स हैं, उन्होंने सीरियक भाषा में लिखा है, जो कि अरमाइक भाषा की एक बोली है, ठीक है, इस सीरियक में लिखा है। और इन्होंने लिखा कम है, लेकिन जो जितना भी लिखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइट डाली है उन्होंने इस्लाम पे, ठीक है, उसकी हिस्ट्री पे। इसके अलावा बात करें जो क्रॉनिकलर्स हैं, जो क्रॉनिकल्स हैं हमारे, उसके अलावा हमें क्या चीज़ें मिली हैं, कुछ लीगल टेक्स्ट मिले। लीगल टेक्स्ट यानी कि जब भी कोई लॉ बनते हैं तो उसे जब लिखा जाता है वो वाले टेक्स्ट। ज्योग्राफीज जो कि बताता है कि कहाँ से किस देश को कब जीता गया, किस देश को कब जोड़ा गया, कौन सा राजधानी बन गई, ठीक है, कहाँ से कहाँ लोग कहाँ शिफ्ट होने लगे, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। जब आप पढ़ोगे पार्ट्स नेक्स्ट पार्ट्स में तब आपको पता चलेगा। ट्रैवलर्स यानी कि जब लोग यात्रा करते हैं तब वो लिखते हैं अपने बारे में, ठीक है, जो आपने 6 to 8 में भी काफ़ी देखा है कि अलग अलग जगह पर इंडिया में लोग आए, इंडिया के अलग अलग जगह के बारे में लिखा, उससे हमें पता चलता है। तो हमें यहाँ पे भी यही पता चलता है। लिटरेरी वर्क जो भी साहित्य वगैरह लिखा गया, स्टोरीज और पोएम लिखी गई उनसे। इसके अलावा हमारा एक मेन एविडेंस होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, और ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि एक तो ये फॉर्मल रूप से एक ऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे ही नहीं गए होते कि वो किसी एक इवेंट के बारे में लिख रहे हैं या वो किसी एक पर्सन के बारे में लिख रहे हैं। वो तो जस्ट लॉज लिखते हैं, जो भी लॉ बने, ठीक है, जो भी रूल्स बने, ठीक है, किसी को भी बैन किया गया, किसी को सपोर्ट किया गया, वो तो सिर्फ लॉ लिखते हैं जिससे जनता को इन्फॉर्मेशन मिले। उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल वे में लिखे जाते हैं। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे जाते कि मैं किसी एक पर्टिकुलर राजा के बारे में लिख रहा हूँ या किसी के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉ तो एक मतलब न्यूट्रल चीज़ ही है, वो ऐसे ही लिखी जाएगी। और ये कहाँ कहाँ लिखी जाती थी, तो जब वो ज़्यादातर ग्रीक और अरेबिक लैंग्वेज में लिखी जाती थी, पेपायरी में। पेपायरी यानी कि जो आपने पेपायरस स्क्रॉल पढ़े थे ना लास्ट चैप्टर में, उसी तरह के कुछ मटेरियल पे लिखा जाता था, ठीक है। इसके अलावा गेनिजा रिकॉर्ड जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। अगर हम आगे बात करें, इसके अलावा हमारे पास क्या एविडेंसेस है, बहुत सारे एविडेंसेस है। देखो आर्कियोलॉजिकल, एक तो क्या जितने भी डेजर्टेड एरिया है अगर उसमें खोदेंगे तो कुछ ना कुछ हमें इतिहास मिलता है, तो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें। न्यूमिस्मेटिक यानी कि जो हमने कॉइन्स को पढ़ के जाना है, कॉइन्स छपे थे वो भी आप देखोगे कि किस तरह से कॉइन्स छापे गए बाद में, ठीक है। एपिग्राफिक यानी कि जो इंस्क्रिप्शन, जो खोदी हुई चीज़ें होती है उन्हें पढ़ के उनसे जो हमने हिस्ट्री का पता लगाया है। इसके अलावा ग्रेट वैल्यू उसमें दी जाती थी सोर्सेज को, जो कि इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, ठीक है, नेम, डेट्स, ये जो चीज़ें हमें मिली हैं उन सबको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अगर हम प्रॉपर हिस्ट्रीज़ की बात करें तो वो लिखनी शुरू हुई 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब 1800 वाले सन में, ठीक है। उस सन में प्रॉपर वो लिखी गई हिस्ट्री, खासकर जो जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोफेसर थे उन्होंने लिखी, ठीक। इसके अलावा जब जो ब्रिटेन वाले लोग थे यानी कि जो यूरोप वाले लोग थे, इन्होंने जो अपना इंपीरियलिज्म वाला वो सिस्टम स्टार्ट करा था ना कि दूसरों को अपनी कॉलोनी बनाना, जैसे उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, अफ्रीका को बनाया, तो ऐसे ही इन्होंने मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को बनाना चाहा, और इसीलिए इन्होंने इस्लाम को बहुत डीपली पढ़ा। इंडिया को बदलने से पहले, इंडिया को चेंज करने से पहले ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडिया की हिस्ट्री जानी, इंडिया के लोगों के बारे में जाना, ट्रैवल किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह चेंज करे, ठीक है। ये जाना कि वो कहाँ तक चेंजेस बर्दाश्त कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। सेम इन्होंने यहाँ किया। यहाँ के लोगों ने जो मिडिल ईस्ट के मतलब जो लोग थे नॉर्थ अफ्रीका वाले के, इनकी हिस्ट्री जानने की चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे कॉलोनियल इंटरेस्ट के साथ आए थे। तो फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों ने यहाँ रिसर्च की इस्लाम पे, इससे हमें क्लोज अटेंशन मिलता है। इसके अलावा जो क्रिश्चियन प्रिस्ट थे यानी कि जो पादरी लोग थे जो चर्च में पूजा वूजा करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्लोज अटेंशन दिया हिस्ट्री पे इस्लाम की। क्यों दिया, और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्क भी लिखा। क्यों लिखा स्पेशली, क्योंकि वो इस्लाम को और क्रिश्चियन धर्म को कंपेयर करना चाहते थे, जिसमें वो ज़्यादातर इस्लाम की बुराइयां ही करना चाहते थे कि क्या क्या कमियां थी वो इस्लाम की निकाल सके। वो दोनों धर्मों को कंपेयर करना चाहते थे। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि इसके वाइसेस एंड वर्च्यूज़ हमें दोनों पता चलते हैं। इसके अलावा जो ये लोग हैं ये अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे, और ये जो कमियां निकालते थे इन्हें कहते थे हम ओरिएंटलिस्ट, और अब भी कहते हैं, मतलब ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, जो कि क्रिटिकल रिव्यू देते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। ऐसे ही एक यहूदी का नाम दे रखा है इग्नास गोल्डजिनर, जो कि
हंगरी देश का एक यहूदी था जो जिसने क्या करा, इस्लामिक कॉलेजेस में पढ़ाई करी थी। और इसके बाद उसने क्या मदद करी, क्योंकि वो था तो जर्मनी का और इस्लाम के कॉलेज में उसने पढ़ाई करी, तो जितने भी इस्लामिक लॉज थे, ठीक है, इस्लाम के जितने भी कानून थे उसने जर्मनी भाषा में चेंज करे जिससे वहाँ के लोग पढ़ सके। और इससे इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया इस किसका, ओरिएंटलिस्ट लोगों का, यानी कि जितने भी ये जो पादरी लोग थे, ठीक है, जो प्रिस्ट थे, जो पढ़ना चाहते थे इस्लाम के बारे में, ठीक है, अब किसी को लैंग्वेज आती है किसी को नहीं आती, तो जब इस्लाम लॉज को जर्मनी भाषा में बदला गया तब और ज़्यादा फोकस होने लगा इस चीज़ों पर। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग टॉपिक्स, जो इस्लाम का जो एरिया था वो भी वाइड हुआ, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स आने लगे, अलग अलग सिद्धांत को इंपॉर्टेंस देने लगे, इकोनॉमिक्स को, एंथ्रोपोलॉजी को, स्टैटिक्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स में ओरिएंटलिस्ट अपनी स्टडीज़ करने लगे थे, ठीक है। जो हमारा इस्लाम की पूरी हिस्टोरियोग्राफी है, यानी कि जो इस्लाम का इतिहास है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने का कि किस तरह से धर्म को पढ़ा जा सकता है मॉडर्न मेथड्स के साथ और पुराने कस्टम्स के साथ, यानी कि पुराने कस्टम्स को भी जाना जा सकता है मॉडर्न मेथड्स के साथ, जबकि वो लोग जब इतिहास लिखें जो उस विश्वास को मानते ही ना हो। मतलब जैसे क्रिश्चियंस ने इतिहास लिखा इस्लाम का, जबकि क्रिश्चियंस इस्लाम को मानते ही नहीं थे। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि हम मॉडर्न मेथड्स के साथ किस तरह से उस विषय में लिख सकते हैं जिस विषय में हम भरोसा ही नहीं करते, जैसे क्रिश्चियंस भरोसा नहीं करते थे इस्लाम में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पार्ट 1 का कंटेंट यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं, किस तरह से हमें हिस्ट्री का पता चलता है, किस तरह से सारी चीज़ें हुई। और हम आगे पढ़ेंगे कि इस्लाम का बेसिकली उदय हुआ कैसे, राइज हुआ कैसे अरेबिया में, क्या विश्वास पहले थे, कैसे कम्युनिटी आई और कैसे राजनीति शुरू हुई, जो प्रॉफिट मोहम्मद, उनके पहले जो मोहम्मद थे, उन्होंने किस तरह से इस चीज़ की स्टार्टिंग करी। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। बाय बाय।